नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में यह हमारा 12वां चैप्टर है। आज हम बात करेंगे संघीय व्यवस्था की, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। इस टॉपिक से मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, संसदनात्मक शासन की जो प्रणाली है और अध्यक्षात्मक जो शासन की प्रणाली है, उसमें विभेद बताइए या दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उस पर टिप्पणी दीजिए। तो संसदीय व्यवस्था, संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये कहाँ से ली गई है, किस किस देश में इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया जाता है, इनसे जुड़े सभी मुद्दों को आज हम देखेंगे। संसदीय व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जहां केंद्र संसद में हो, मतलब संसद ही शासन का केंद्र हो, उसे हम क्या कहते हैं, संसदीय व्यवस्था। हम जानते हैं कि जो हमारा संसद है उसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये विद्वानों की सभा कही जाती है, कई बार पूछा जाता है। इतनी बातें हैं। संसदीय व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसका केंद्र संसद हो। दूसरे शब्दों में कहें तो इस व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न पूछता है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। हमने ब्रिटेन से इस व्यवस्था को अपनाया है, संसदीय सरकार की व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था को हमने अपनाया है। पूछेगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का फादर कौन है, फाउंडर कौन है, तो ब्रिटेन है। इसीलिए ब्रिटेन में इसका अन्य नाम सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। वेस्टमिनिस्टर स्वरूप मतलब जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर ब्रिटेन का संसद है। ब्रिटेन का संसद का नाम वेस्टमिनिस्टर है, इसलिए इस सिस्टम को ही कह दिया गया सरकार का वेस्टमिनिस्टर। ठीक है, सरकार का यही संसदीय स्वरूप ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में, भारत में है। पूछा जाता है कि संसदीय सरकार का जो यह स्वरूप है वो कहां कहां है, तो भारत में है, ब्रिटेन में है, कनाडा में है, यूएसए में नहीं। अब देखते हैं दूसरी तरफ, राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। यह व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित है। आगे शासन व्यवस्था के प्रकार। शासन व्यवस्था के कई प्रकार हैं। सरकार ऐसी संस्था है जिसके पास मूलभूत रूप से समाज पर शासन करने का प्राधिकार होता है। प्राधिकार मतलब उसमें सैद्धांतिक रूप भी और व्यवहारिक रूप भी, सैद्धांतिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी। अब शासन के कौन कौन से प्रकार हैं उनको हम देखते हैं। शासन के प्रकार, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जिसे अंग्रेजी में मोनार्की कहते हैं, जहां का राज्याध्यक्ष वहां का राजा या तानाशाह होता है। जैसे पहले हम लोगों के मुगल के काल में जो भारत की व्यवस्था थी वो कैसी थी, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, मोनार्की सिस्टम था। अल्पतंत्र मतलब कुछ कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा शासन की व्यवस्था जहां पे संचालित की जाती है, ओलिगार्की कहा जाता है। अभिजात्य वर्ग का शासन होता है। धर्मतंत्र, थियोक्रेसी, जैसे पहले 15वीं 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के आसपास जब क्रांतियां नहीं हुई थी, उस समय भगवान के नाम पर शासन, धार्मिक समूहों या धर्म गुरुओं द्वारा शासन चलाया जाता था। उसको हम क्या कहते थे, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब धर्मतंत्र। अधिनायकवाद एक शासन प्रणाली होती है। अधिनायकवाद, पूरी की पूरी राजनीतिक शक्ति किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के हाथ में होती है, उसे अधिनायकवाद की संज्ञा दी गई है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जिस शासन व्यवस्था में हम लोग हैं, हमारा देश है, भारत है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों के द्वारा हम पर, जनता पर शासन किया जाता है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली उसे कहते हैं। इतने प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं।
अब संसदीय स्वरूप की बात करेंगे। संसदीय स्वरूप में दो प्रकार, केंद्र और राज्य। तो राज्य केंद्र के बारे में हमारे यहाँ अनुच्छेद 74 और 75 में बात किया गया है, और राज्य के बारे में अनुच्छेद 163 से 164, दो अनुच्छेद दोनों के लिए है। राज्य के लिए 163-64 और केंद्र के लिए 74 और 75 अनुच्छेद हमारी बात करता है। संसदीय स्वरूप, संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यह व्यवस्था ब्रिटेन, कनाडा, भारत में प्रचलित है। राष्ट्रपति को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को गैर उत्तरदायी, गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। आइवर जोनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा, क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। आइवर जोन्स, ये पूछा जाता है कि किसने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था भी कहा था, तो आइवर जोन्स थे राजनीतिक विचारक। आइवर जोन्स जो राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा, क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र क्या होता है, कैबिनेट होता है। कैबिनेट। संसदीय सरकार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसमें होता है। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामिक होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। दो तरीके के, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका हमारी संसदीय सरकार की विशेषता है। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, नामिक मतलब सरकार का, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राज्य का, राज्य से तात्पर्य यहाँ भारत गणराज्य से है, उसका मुखिया राष्ट्रपति हो जाता है, और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, जिसका परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होती है, अनुच्छेद 74 हमारा कहता है, और जो मंत्रिपरिषद सलाह देगा उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 74 के तहत दिए गए सलाह कैबिनेट द्वारा या मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, नहीं है तो बाध्य है। उसके बाद बहुमत प्राप्त दल का शासन। बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। अपॉइंटमेंट, ये बार बार पूछा जाता है। ये क्यों पूछा जाता है? यह पूछा जाता है कि जो प्रधानमंत्री होता है उसका मनोनयन होता है, नियुक्ति होती है, चयन होता है। तो क्या होता है? अपॉइंटमेंट, अंग्रेजी वाले शब्द पर ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है। सभी की, मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों, प्रधानमंत्री सहित सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फर्क यह है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो बहुमत दल का नेता होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति से तात्पर्य अपॉइंटमेंट से है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ नियुक्ति शब्द का प्रावधान है। हमारा अनुच्छेद 75 कहता है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, विशेषकर लोकसभा के प्रति। गठबंधन। अब राजनीतिक एकरूपता, मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। जिस बहुमत दल का नेता बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, तो बहुमत दल में सभी एक ही दल के होंगे, तो जो उनकी विचारधारा होगी, राजनैतिक विचारधारा, वो एक ही प्रकार की होगी। इसलिए हमें संसदीय इस प्रकार की सरकार को चलाना आसान होगा। अब सपोज करिए कि दो राजनीतिक, इसलिए गठबंधन की जो सरकार होती है उसमें यह माना जाता है कि जो विकसित देश होते हैं उसमें गठबंधन की सरकार उस देश के विकास के लिए कम कार्य कर पाती है। यही कारण है कि सरकार का जो स्वरूप होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? बहुमत वाला होना चाहिए। वही कह रहा है कि जो राजनीतिक एकरूपता होती है, कैसे भाई? मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और इस तरह उनकी राजनीतिक विचारधारा समान होती है। आगे दोहरी सदस्यता। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। मंत्री जो होते हैं, यहां पे मिसप्रिंट हो गया है,
जो मंत्री होते हैं विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना आवश्यक होता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य नहीं है या राज्यसभा का सदस्य नहीं है मंत्री बन जाता है तो 6 महीने के अंदर ही उसे क्या बनना चाहिए, संसद सदस्य बन जाना है, अन्यथा वो मंत्री पद से अपने आप हट जाएगा। ऐसी हमारी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री के नेतृत्व को भूमिका निभाता है, केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका निभाता है। निचले दल का विघटन, संसद के निचले सदन को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति विघटित कर सकती है। निचला सदन मतलब लोकसभा। गोपनीयता, मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और अपने कार्यवाहियां, नीतियां, निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते हैं। मंत्री गोपनीयता के आधार पर अपना कार्य करते हैं। गोपनीयता का सिद्धांत। आगे, मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति। मंत्रियों की नियुक्ति होती है या चयन होता है या मनोनयन होता है, तो मंत्रियों की नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। संसदीय व्यवस्था के गुण क्या हैं? विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग होता है। अपने प्रकृति के अनुरूप संसदीय में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक समूह में निहित रहती है, कार्यपालिका कार्यकारी समूह। मंत्रिपरिषद न कि एक व्यक्ति में होता है, जो पूरी मंत्रिपरिषद पूरे व्यक्तियों को मिलाने पर मंत्रिपरिषद होता है, न कि केवल एक व्यक्ति कार्यकारी की भूमिका में रहता है। उसके बाद सत्तारूढ़ के बहुमत खो जाने पर, सत्ता दल के बहुमत खो जाने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमें पता चल गया हम सरकार में हैं कि हमारा बहुमत खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, विपक्षी दल से कहेंगे कि आप अपना बहुमत प्रस्तुत करिए और सरकार बनाइए। यही हमारे देश की लोकतंत्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था की खूबसूरती है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह में गठित होता है। अब संसदीय व्यवस्था के कुछ दोष क्या है, ये तो हमारी उसकी स्पेशलाइजेशन थी, विशेषताएं थी। अब कुछ दोष भी होंगे, उस दोष को भी जानते हैं। संसदीय व्यवस्था के दोष। संसदीय व्यवस्था अस्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं है। संसदीय व्यवस्था अस्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, अभी हमारे पास बहुमत है तो हम सरकार में हैं, बहुमत खत्म हो जाने के बाद अगले दिन ही हम सरकार से हो गए, तो यह इसमें अस्थायित्व नहीं दिखता है। वैसे हमारे यहाँ संसदीय सरकार 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होती है। 5 वर्ष से ज्यादा भी अगले चुनाव में वह मतलब उसका बहुमत प्राप्त होता है तो बन जाती है। लेकिन यह कह रहा है कि वो 5 वर्ष, ऐसा नहीं वो 5 वर्ष तक रहेगी ही रहेगी, नहीं। अगर आज सरकार बनी, अगले दिन सरकार का बहुमत खत्म हो गया, बहुमत खो गया, बहुमत कम हो गया, सदस्य दूसरे दल में चले गए या निकल गए अपने मन से मर्जी से, जो भी व्यवस्थाएं थी, तो क्या हो जाएगा, बहुमत खो जाने के बाद सरकार खत्म हो जाती है, चली जाती है, दूसरी सरकार बन जाती है। तो वही कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था अस्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं है। संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां नहीं लागू हो पाती हैं क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी के 3 शासनों को कितने कम दिन तक शासन रहा। वही बात कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती है क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। वैसे 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो कैबिनेट निरंकुश हो जाती है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जब सत्तारूढ़ पार्टी मतलब जो पार्टी सत्ता में है वो पूर्ण बहुमत में है तो क्या हो जाती है, निरंकुश हो जाती है और बुलेटिन टाइप का प्रस्ताव पारित होता है। बुलेटिन प्रस्ताव सर्च करिएगा, इसका मतलब क्या होता है, बुलेटिन प्रस्ताव। इसको सर्च करिएगा, ये क्या होता है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता। अब राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था क्या होती है, इसको देखते हैं।
राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता एकल कार्यकारिणी होती है। राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है, 4 साल के लिए। उत्तरदायित्व का अभाव होता है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट चुना जाता है वो कितने दिन के लिए? 4 साल के लिए। पूछता है। राजनीतिक दल रूपता नहीं रहती है, एकल सदस्यता होती है, राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, निचला सदन विघटित नहीं होता है, शक्तियों में विभेद होता है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के दोष क्या क्या है? विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच हरदम टकराव रहता है। विधायिका व कार्यपालिका के बीच निरंतर टकराव की स्थिति बनी रहती है। गैर उत्तरदायी सरकार है, गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना है, सीमित प्रतिनिधित्व होता है। अब राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के गुण क्या हैं? अस्थायी सरकार रहती है, नीतियों में निश्चितता रहती है, शक्तियों के विभाजन पर आधारित सरकार है, विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई सरकार है। उसके बाद जो हमारे देश में संसदीय व्यवस्था को अपनाई गई, 2 प्रकार की, उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं संचालित हो रही थी पूरे विश्व में। एक संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो हमने संसदीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को ही क्यों अपनाया, आइए उस पर भी बात करते हैं। हम शुरू से ही संसदीय प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रिटिश समय से ही, क्योंकि ब्रिटिशर्स का शासन था तो हम उसी प्रकार की व्यवस्था से रूबरू थे। अंबेडकर ने संविधान सभा में इस ओर इशारा किया कि एक लोकतंत्र कार्यकारिणी को 2 शर्तों को अवश्य पूरा करना चाहिए, अस्थायित्व और उत्तरदायित्व। जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। वही बात कह रहा है। संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव को नकारा जाए, जो अमेरिका में देखा जाता है। अमेरिका में जो शासन प्रणाली की व्यवस्था है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली की व्यवस्था, जिसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, उसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच हमेशा टकराव देखने को मिलता था। तो भारत के जो विधि विशेषज्ञ थे, जो संविधान निर्माता थे, वह अब नहीं चाहते थे कि हमारे कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव की स्थिति बनी रहे। इसलिए इन्होंने संसदीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपनाया। भारत विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। भारत में तमाम तरह के लोग रहते हैं, उनकी भौगोलिक स्थितियां अलग है, उनकी जातीय स्थिरता, तो मतलब जातीय विषमता, क्षेत्रीय विषमता, अर्थात कह सकते हैं कि मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला देश है। भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में क्या अंतर है? हमने ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था को तो अपनाया है, लेकिन क्या अंतर है भारतीय संसदीय व्यवस्था में और ब्रिटिश मॉडल में, उसको आइए देखते हैं। ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। ब्रिटिश में क्या है? राजशाही व्यवस्था है और भारत में गणतंत्र पद्धति है। गणतंत्र पद्धति मतलब क्या होता है? राजा का पद वंशानुगत नहीं होता। देश का जो राज्य का सर्वोच्च पद होगा वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही उस पद पर शासन करेगा, वंशानुगत नहीं होगा। ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार है। प्रश्न पूछता है कि भारत में सर्वोच्च कौन है? तो हम भारत के लोग, भारत को, हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से ही प्रारंभ होती है। तो इसलिए हमारे देश में सर्वोच्च कौन है? हम भारत के लोग, भारत के नागरिक। वही बात कह रहा है। ब्रिटिश में प्रधानमंत्री को निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना आवश्यक है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य हो सकता है। जैसे मनमोहन सिंह थे, राज्यसभा के सदस्य थे और वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, जो निचले सदन का सदस्य है वही प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। चाहे वो ऊपरी सदन हो राज्यसभा, चाहे निचला सदन लोकसभा हो, किसी का भी सदस्य रहेगा वो प्रधानमंत्री बनने की, नियुक्त होने की, अपॉइंट होने की योग्यता रखता है। सामान्यतः ब्रिटेन में संसद बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत में जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है उसे 6 माह तक की अवधि के लिए बतौर मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। यह है विभेद। आगे देखिए, ये लिखने को आता है। सामान्यतः ब्रिटेन में बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत में जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं भी है वो 6 महीने के लिए उसको बनाया जाता है। 6 महीने के अंदर अगर वो संसद का सदस्य बन जाता है, नामित हो जाता है, उसे बना दिया जाता है या कहीं से चुन के आ जाता है, निर्वाचित होकर आ जाता है, तो वह अपने मंत्री काल को 5 वर्ष तक, जब तक सरकार रहती है तब तक चला सकता है। ब्रिटेन में मंत्रियों को कानूनी जिम्मेदारी होती है। मंत्रियों के पास कानूनी जिम्मेदारी। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
ब्रिटेन में मंत्रियों के पास कानूनी जिम्मेदारी भी है, लेकिन भारत में उसके लिए ऐसी व्यवस्था कोई भी नहीं है। ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट, शैडो कैबिनेट एक अनोखी संस्था है। अब शैडो कैबिनेट क्या होता है, जैसे जो विपक्षी दल होता है उसमें विपक्षी दल में ये जो रहता है कि अगर हमारा दल बहुमत में रहता तो ये प्रधानमंत्री बनते, ये गृह मंत्री बनते, ये ऊर्जा मंत्री बनते, ये रक्षा मंत्री बनते, ये विदेश मंत्री बनते, ये रक्षा अनुसंधान वाले मंत्री बनते, ये कृषि मंत्री बनते। तो जो सरकार बहुमत में है उसमें जो जो मंत्री बनते हैं विपक्ष वैसा ही मंत्री बनाता है और उनके कार्यकाल, उनके क्रियाकलाप, उनके किए गए कार्यों को देखता है, निगरानी करता है। इसे ही हम शैडो कैबिनेट की संज्ञा देते हैं। तो ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट की व्यवस्था है जो विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है ताकि सत्तारूढ़ पार्टी के साथ संतुलन बना रहे। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है। ये रही बात आज के संसदीय व्यवस्था की। आपको यह कक्षा कैसी लगी? यह जो हमारी कक्षा थी वह मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और प्री में भी 2-4 स्टेटमेंट कथन वाले प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन लिखने को आता है कि संसदीय शासन व्यवस्था को ही भारत ने क्यों अपनाया। संसदीय शासन व्यवस्था के गुण दोषों की चर्चा कीजिए। संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है, आलोचनात्मक विवरण दीजिए, तथ्य प्रस्तुत करिए। उसके लिए यह हमारी कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगर आपको इन सारी कक्षाओं के PDF चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7081788388 पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अपना नाम लेके आप PDF मंगा सकते हैं। अगर आप हमारे नए पाठक, नए दर्शक, नए श्रोता हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। फिर हम अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।